तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर है उसका क्लास 11 का टर्म 2 एग्जाम के लिए सेट 3 नंबर का आज हम सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन है, हिंदी मीडियम में वालों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो पूरा देखें आप लोग, फिर से मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाकर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है, ताकि बाद में आप लोग को जब एक बार पढ़ लो तो याद हो जाए। चलिए तो हम लोग देखते हैं, 40 नंबर का पेपर है और चलिए देख लेते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ आपको मैंने पहले भी बता दिया कि 1 से 7 तक में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर ही देना एग्जाम में, ये नहीं कि सभी एग्जाम को उत्तर देके आ जाना आप लोग। 8 से 14 तक में भी किन्हीं 5 का और 15 से 19 तक में से सिर्फ 3 का उत्तर देना है, जो कि 5 नंबर वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए आपको क्वेश्चन पेपर किस तरह से, चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग सेक्शन ए की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोल रहा है बच्चों, 12, 15, 18, 7 और 8 की माध्यिका ज्ञात करनी है। व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ 12, 15, 18, 7 एंड 8। तो आप लोग को मैं बता दूं बच्चों कि मीडियन जो होता है आप लोग का, मीडियन होता है n+1/2th टर्म। क्या होता है n+1/2th टर्म। तो हम देखते हैं इसका सीरियल नंबर का। देखिए हम यहाँ पे आपका जो कॉलम है वो कॉलम बना दिए हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर है और यहाँ पे आइटम्स है। तो यहाँ पे देखिए आइटम्स कितने कितने हैं, 1 में है 7, 2 में है 8, 3 में है 12, 4 में है 15 और 5 में 18। तो अभी मैंने आपको माध्यिका का सूत्र बताया मीडियन का, क्या हो जाएगा n+1th टर्म, मतलब ये आइटम्स है ना, या पद भी बोल सकते हैं हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। तो देखिए तो 5 + 1 का टर्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि n की संख्या यहाँ पे 5 है, देखिए, है ना। तो कितना हो जाएगा 6/2th आइटम, मतलब थर्ड आइटम, और जो कि थर्ड आइटम मेरा क्या है, या तीसरा पद भी बोल सकते हैं आप लोग हिंदी मीडियम वाले। तो ये कौन सा संख्या है, देखिए यहाँ पे तीसरा पद। तो यहाँ पे सीरियल नंबर में जो थर्ड नंबर है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, उसके रेफरेंस में आप देख सकते हैं कि 12 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उसका आइटम्स का नंबर, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रमाप विचलन किसे कहते हैं, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छे से सभी सॉल्यूशन मैंने बनाया है बच्चों। तो आप लोग पूरे वीडियो देखें हमारे, और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऐसा सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा आपको, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। प्रमाप विचलन का अर्थ होता है, प्रमाप विचलन किसी श्रेणी के, देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ, प्रमाप विचलन किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के समांतर माध्यों से विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य का वर्गमूल होता है। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के समांतर माध्य, मतलब जो भी श्रेणी में दिया हुआ रहेगा सभी विभिन्न पदों के समांतर माध्य को निकालकर उन, है ना, माध्य से विचलनों के वर्ग, और जो विचलन का वर्ग है के समांतर माध्य का वर्गमूल होता है आपका प्रमाप विचलन। तो ये याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। जो वेरिएंस होता है उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। आगे देखिए, कीमत सूचकांक को आपको परिभाषित करना है, व्हाट डिफाइन प्राइस इंडेक्स नंबर। देखिए कीमत सूचकांक है ना, तो देखिए क्या होगा, कीमत सूचकांक कुछ वस्तुओं की कीमतों की माप करता है जिससे उसकी तुलना संभव हो पाती है, ठीक है। ये सभी 2 नंबर वाले हैं, ज़्यादा लेंदी आप लोग नहीं लिखा कीजिए। ए प्राइस इंडेक्स इज ए नॉर्मलाइज्ड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स फॉर ए गिवन क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन ए गिवन रीजन, है ना। तो यहीं तक भी आप लोग लिखिएगा तो चलेगा, ड्यूरिंग ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम भी आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आगे देखिए, न्यूनतम कैलोरी, है ना, उपभोग के अनुसार भारत में निर्धनता रेखा को कैसे परिभाषित कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है न्यूनतम कैलोरी उपभोग के अनुसार, है ना, डिफाइन पॉवर्टी लाइन इन इंडिया बेसिस ऑफ मिनिमम कैलोरी इंटेक। कितना कम से कम कैलोरी लेना चाहिए, अगर उतना नहीं ले रहा है तो वो निर्धनता की कैटेगरी में जाएगा, उतना भी वो लेने के खरीदने के लायक नहीं है, इसका मतलब गरीब है। गरीब लोगों की पहचान के लिए भारत में इसी मापदंड को अपनाया गया है। इस संदर्भ में योजना आयोग द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यक आहार की न्यूनतम मात्रा, ध्यान से सुनिएगा कितना है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी, क्योंकि ग्रामीण लोग ज़्यादा काम करते हैं, और शहरी लोगों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित की गई कि अगर इतना कैलोरी आप डेली इंटेक नहीं करते हो शरीर के लिए तो आप भूख, मतलब कि क्या है, निर्धनता रेखा से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। इन इंडिया डिफाइनिंग ए पॉवर्टी लाइन हैज़ बीन ए कॉन्ट्रोवर्शियल इशू स्पेशली सिंस मिड 70s, है ना, व्हेन द फर्स्ट सच पॉवर्टी लाइन वाज क्रिएटेड बाय द erstwhile planning commission. It was based on minimum daily requirement of 2400 and 2100 calories for an adult in rural and urban areas respectively, ठीक है। हिंदी में मैंने समझा दिया है, अगर इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी समझना है तो वो मैंने पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में, अगर इंग्लिश मीडियम आप मतलब चूज़ की हो लिखने के लिए, आपने लिखा तो इंग्लिश में ऐसे लिखना है आपको, और इंग्लिश हिंदी में मैं अर्थ समझा ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो अर्थ समझाने का डबल काम मैं नहीं करूँगा। भारत में नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने का कोई एक कारण आपको लिखना है, मेंशन एनी वन रीजन टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया,
ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो बोलता है कि महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे कि देखिए दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम है ना, कन्या भ्रूण हत्या है ना, और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है। तो ये एक आसान क्वेश्चन था। देखिए, तो एजुकेशन सेव्स एंड इम्प्रूव्स द लाइफ्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन्स, है ना, इन दोनों गर्ल्स और वुमेन्स के लाइफ में जो है उसमें सुधार लाता है, इंप्रूव करता है, अल्टीमेटली लीडिंग टू मोर इक्विटेबल डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा अच्छे से हम बढ़ सकते हैं। स्ट्रॉन्गर फैमिलीज, बेटर सर्विसेज एंड बेटर चाइल्ड हेल्थ। और इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फैमिली बिल्ड होंगी, बेटर सर्विसेज होंगी और बेटर चाइल्ड हेल्थ भी होगा क्योंकि वो शिक्षित होंगी। कुटुम्बश्री क्या है, व्हाट इज कुटुम्बश्री, यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए, कुटुम्बश्री केरल सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन मिशन SPEM है ना द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। ठीक है, देखिए कुटुम्बश्री इज द पॉवर्टी इरेडिक्शन है ना एंड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बोल रहा है कि इम्प्लीमेंटेड बाय द, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉवर्टी इरेडिक्शन मिशन SPM ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ केरला। चीन में सुधार की प्रारंभिक चरण में किन क्षेत्रों में सुधार किए गए, इन विच सेक्टर्स रिफॉर्म्स वेयर डन इन द इनिशियल फेज ऑफ रिफॉर्म्स इन चाइना। चलिए देखते हैं। चीन अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सबसे पहले इस बात को तय किया कि वहाँ विदेशी निवेश लगाना है और कहाँ नहीं, कहाँ विदेशी निवेश लगाना और कहाँ नहीं। इसके लिए उसने विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया। विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए चीन ने दक्षिणी तटीय प्रांतों को चुना। किसको चुना है, देखिए तो विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए किसको चुनना है, नहीं चुनना है, उस पर पहले दिमाग लगा रहे हैं वो चीनी लोग। और किसको चुना है, तो दक्षिण तटीय प्रांत को चुना है विदेशी निवेश के लिए। डांग सियाओपिंग ने कम्युनिस्ट समाजवादी राजनीतिक माहौल में ठोस बदलाव की नींव रखी। देखिए, डेंग्स फर्स्ट रिफॉर्म्स बिगेन इन एग्रीकल्चर सेक्टर लॉन्ग मिसमैच्ड। देखिए, डेंग का जो फर्स्ट रिफॉर्म था वो किसके लिए था, एग्रीकल्चर के लिए था। ए सेक्टर लॉन्ग मिसमैनेज्ड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखिए यहाँ से हम लोग सेक्शन बी में हम लोग यहाँ से अंदर आ जाते हैं। अब देखिए सेक्शन बी में आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन तक मैंने कर दिया। आप देखिए यहाँ पे 8, 9 और 10 ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आपको आगे के वीडियोज में मिलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से चलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं जो न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, देखिए भारत में निर्धनता निवारण के लिए सरकार के द्वारा अपनाई गई नीतियों का नाम लिखना है। राइट द नेम्स ऑफ पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इरेडिकेट पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या क्या है, तो ये सभी लिख देने। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, मनरेगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, ये सारे गरीबी उन्मूलन के लिए ही हैं। देखिए यहाँ पे गरीबी उन्मूलन निर्धनता निवारण के लिए ही पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, यहाँ पे देख लीजिए, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, प्रधानमंत्री, यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना होगा। ठीक है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, फिर देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, SJY नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, सभी मैंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख दिया है। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, अन्नपूर्णा है ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। अच्छा, मैं बच्चों एक चीज़ बता दूँ कि 5 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने स्पेशली बहुत ही मेहनत की आप लोग के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस का आंसर जल्दी मिलते नहीं है। तो वो मैंने आपको खोज के बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है जो बाकी कहीं चैनल में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिएगा कि लेंदी क्वेश्चन को कितने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, तो वाई इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग नीडेड फॉर ए पर्सन। तो देखिए प्रशिक्षण से क्या होता है, देखिए श्रम विभाजन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नवीन तकनीक का ज्ञान हो जाता है स्किल्ड होने पर। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि किसी व्यक्ति के कार्य के दौरान प्रशिक्षण मतलब कि ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। क्यों ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, देखिए क्योंकि इससे श्रम विभाजन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। किसको क्या काम करना है उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, तो नवीन तकनीक का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण के उपरांत उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि प्रशिक्षण के बाद ही हम दे सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें नई स्किल्स आएंगी तो वो उसको बेहतर तरीके से इक्विपमेंट को चला पाएंगे। आगे देखिए उत्पादकों की लागतों में कमी आ सकती है। ठीक है, उत्पादकों की लागतों में कमी आती है इससे। ठीक है, क्योंकि वो स्किल्ड होते हैं तो ज़्यादा बर्बादी नहीं करते हैं। वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, इससे क्या होती है, वस्तुएं सस्ती मिलती है जिससे सभी को फायदा होता है। फॉर एम्प्लॉइज ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज इट अलाउज देम टू लर्न ए न्यू स्किल और क्वालिफिकेशन within their field of work in a timely manner. During on the job training they are engaged in the real production process instead of simulated
लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, वही को इसी को इंग्लिश में लिखा गया है और कुछ नहीं है। और देखिए विविधीकरण के स्रोत के रूप में मत्स्य पालन के महत्व पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी देना है, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ फिशर्स एज ए सोर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विविधीकरण के स्रोत या मतलब कि सोर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन पर आपको यहाँ पे मत्स्य मतलब कि फिशर्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। विविधीकरण के स्रोत के रूप में मत्स्य पालन के महत्व निम्नलिखित हैं। देखिए क्या महत्व है। समुद्रों, महासागरों, नदियों, झीलों आदि से युक्त जल निकाय मछली पकड़ने वाले समुदाय के जीवन का एक स्रोत है। यह नीचे वर्णित या क्षेत्र नीचे वर्णित कारणों से महत्वपूर्ण है। देखिए किस कारणों से महत्वपूर्ण है। आज कुछ मछली उत्पादन कुल घरेलू उत्पाद का 0.8% है। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु समुद्री उत्पादों के प्रमुख उत्पादक हैं, ठीक है। और देखिए मत्स्य पालन महिला सशक्तिकरण का स्रोत बन गया है। भले ही महिलाएं सक्रिय मछली पकड़ने में शामिल ना हो, लेकिन निर्यात विपणन में लगभग 60% कार्यबल और आंतरिक विपणन में 40% महिलाएं हैं। तो देख रहे हैं, मैंने बेनिफिट बता दिया। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फिशर्स। द वाटर बॉडी इज कंसिस्टिंग ऑफ सी, ओशन, रिवर्स, लेक्स etc आर ए सोर्स ऑफ लिविंग फॉर द फिशर्स कम्युनिटी। बोल रहा है फिशिंग कम्युनिटी के लिए लिविंग सोर्स कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे जीने का कारण कौन है। तो देखिए सी, ओशन, रिवन, लेक्स ये सभी है, ठीक है। आगे देखिए दिस सेक्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रीजन्स इनूमरेटेड बिलो। देखिए किन कारणों से ये इंपॉर्टेंट है। देखिए टुडे टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर 0.8% ऑफ द टोटल जीडीपी। टोटल जीडीपी का 0.8% ये शेयर करता है। आगे देखिए केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स। ये सारे मरीन प्रोड्यूसर्स के मतलब मेजर मतलब प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। ये सभी कौन कौन मैंने बताया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। आगे देखिए फिशिंग हैज़ बिकम ए सोर्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। जो फिशिंग है आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का एक मतलब कारण बन गया है। इवन द वुमेन आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव फिशिंग, जबकि वो लोग सक्रिय रूप से मतलब अभी मैंने ऊपर इसका हिंदी बता ही दिया है कि एक्टिव फिशिंग में जबकि वो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। अबाउट 60% ऑफ द वर्कफोर्स, लेकिन है कि इसमें तो एक्सपोर्ट में वो लोग ज़्यादा हैं, मार्केटिंग में ज़्यादा हैं, इंटरनल मार्केटिंग में ज़्यादा हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों, यहाँ से हम लोग सेक्शन सी में आ जाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। आप लोग पीडीएफ की मांग करते हैं बच्चों। और मैं बता दूं कि अगर आप लोग नीचे कमेंट करोगे तो जिस तरह से ये वाला वीडियो मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लाया है, सेट 1 और सेट 2 मैं इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं दे पाया, लेकिन अगर आप लोग की कमेंट अच्छी मात्रा में आई तो मैं नेक्स्ट जो आपका क्लास लूँगा वो सेट 1 को सेट 2 का फिर से ले लूँगा और उसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए कंबाइन बना दूँगा अगर आप लोग चाहोगे तो, ठीक है। तो चलिए पीडीएफ पहले बता देता हूँ आपको। देखिए बच्चों, आप लोग को दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो क्लास ज्वाइन करने के लिए बोर्ड आभा, नो आभा, ये दोनों हमारे ही चैनल हैं। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं और यहीं पे सारे वीडियोस आपको मिल रहे हैं। तो चैनल आप लोग ये सब्सक्राइब कर लीजिए और नो आभा को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ढेर सारी जानकारी आपको सिर्फ यहाँ पे ही मिलेंगी अलग तरह की, नो आभा में और बोर्ड आभा में आपको पढ़ाई से रिलेटेड मिलेंगी। तो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कि पिछले साल 1200 से ज़्यादा बच्चे ने 75% से अधिक इस चैनल से लाए हैं। तो आप लोग भी जुड़िए। और टेलीग्राम का ग्रुप, ये देखिए ये दोनों ग्रुप में आप लोग को जुड़ना है, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे लिख दिया है और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने इसका और इसका, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। ये वीडियो देखिए उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से जरूर जुड़ जाइए। जरूर मैं बोल रहा हूँ जरूर, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए लिंक मैंने दे दिया है। और बहुत सारे बच्चे वीडियो के नीचे जो लिंक दिया उससे नहीं जुड़ पाते। तो लिंक अगर नहीं जुड़ पाते तो देखिए फिर कैसे जुड़ना है। तो वीडियो लिंक और पीडीएफ सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ 3 टेलीग्राम ग्रुप है। देखिए एक मेन ग्रुप है, एक 10th के लिए, एक 12th के लिए। तो आप लोग को 10th वाले में नहीं जुड़ना है क्योंकि आप लोग 12th में जाने वाले हो। तो ये वाला में जुड़ना, बोर्ड आभा जैक बोर्ड, ये नाम देखो लिख रहा है, और जैक बोर्ड क्लास 12 चैम्प्स बोर्ड आभा। तो ये दोनों में आपको जुड़ना है। एक का नाम क्या है देखिए यहाँ पे, ये नाम लिख के सर्च कीजिएगा टेलीग्राम ऐप में। टेलीग्राम ऐप खोल लीजिए और सर्च कीजिएगा बोर्ड आभा जैक बोर्ड। इसमें जुड़ना, इसमें भी जुड़ना है, दोनों में जुड़िएगा, जैक बोर्ड क्लास 12 चैम्प्स बोर्ड आभा, ठीक है। आशा करता आप लोग जरूर जुड़िएगा। और सभी तरह की क्लास नोट्स बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की कंटेंट आपको कहीं चैनल में बाकी चैनलों में नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग सेक्शन सी की ओर बढ़ रहे थे, ठीक है। देखिए तो सेक्शन सी में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए सेक्शन सी में क्वेश्चन लेंदी रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत ही अच्छा से मतलब क्वेश्चंस को लिखा है। और देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों में थोड़ा सा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन में अजीब अटपटा लगा कि दोनों का क्वेश्चन अलग है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आप लोग को कि निर्धनता निवारण सरकार की समृद्धि आधारित रणनीति को व्याख्या करना था। तो ये देखिए यहाँ पे हिंदी में क्या पूछा रहा है, इंग्लिश में पूछ दे रहा है कि पॉवर्टी का मेन रीजन क्या है। तो पॉवर्टी का मेन
कॉज मतलब गरीबी का कारण पूछ रहे हैं इंग्लिश में, जबकि हिंदी में पूछ रहा है कि किस तरह से गरीबी को हटाने के लिए सरकार ने नियम पास किए हैं। तो देखिए कितना अलग है, यहाँ पे पॉवर्टी का कारण पूछ रहा है और यहाँ पूछ रहा है कि सरकार ने कौन कौन सी रणनीति अपनाई है निर्धनता निवारण के लिए। तो बहुत ही डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर में। देखिए पहले हिंदी मीडियम वालों को भी बता देता हूँ, और आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले चिंता नहीं कीजिए, इस क्वेश्चन का मैंने दोनों आंसर आपको लिख दिया है। ठीक है, चलिए देखिए, भारत सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए त्रिआयामी रणनीति अपनाई है, जिसका विवरण इस प्रकार से: समृद्धि आधारित रणनीति, वर्धनशील परिसंपत्तियों का कार्य का सृजन और न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है? समृद्धि आधारित रणनीति। तो देखिए हमको यहाँ पे उनका इसका हम कर देते हैं विश्लेषण। तो देखिए यह इस आशा पर आधारित है कि आर्थिक समृद्धि मतलब अर्थात सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसको बोलते हैं, और प्रति व्यक्ति आय मतलब कि पर व्यक्ति कितनी आ रही है उसमें तीव्र वृद्धि करना, उसमें बढ़ाना है ना, कि प्रभाव को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाएं। और ये जो रणनीति है कि जीडीपी में ग्रोथ आए, प्रति व्यक्ति में आय में जो ग्रोथ आए वो पूरे समाज में आए, सभी जगह सभी वर्गों में आए। ठीक है, यह माना जा रहा है कि तीव्र दौर से औद्योगिक विकास और चुने हुए क्षेत्रों में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का पूर्ण कायाकल्प हो गया। यहाँ पे कार्यकल्प नहीं होगा, कायाकल्प होगा, ऊपर वाला रेफ हट जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि देखिए औद्योगिक विकास और तीव्र दर से जो औद्योगिक विकास, उससे क्या फायदा? वो हरित क्रांति है। और हरित क्रांति से आप लोग को पता होगा कि कृषि का कायाकल्प हुआ, इतनी बड़ी जनसंख्या को खिलाने योग्य हम बन पाए। परंतु जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में बहुत कमी आई, जिस कारण धनी और निर्धन के बीच की दूरी बढ़ गई है। ठीक है, अब यहाँ में देखिए इसका एक जो इससे भी अच्छा आंसर जो आपको लगेगा लिखने के लिए, आप ये वाला जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये वाला आंसर मैं 2 आंसर आपके के लिए लिख दिया है, ये वाला लिख दीजिएगा। ठीक है, सरकार के वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों, यहाँ पे क्योंकि सरकार वाला आंसर यहाँ पे ज़्यादा है, आप हो सकता है तो इसको ये परिभाषा में लिख दीजिएगा, ये वाला निर्धनता आधारित रणनीति, और उसके बाद ये वाला आपको लिखिएगा सरकार वाला में। ठीक है, दोनों को ऐड भी कर सकते हैं आपके अपने सुविधा के अनुसार। 2 कारकों आर्थिक समृद्धि का प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। 2 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति जो है सरकार की निर्धनता निरोधी, वो मोटे तौर पर 2 कारकों पर निर्भर है, मतलब कारकों पर है। देखिए कौन कौन पर है, तो देखिए एक है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यह कई योजनाओं और कार्यक्रमों पर आधारित, इनमें से कुछ का उल्लेख मैंने नीचे किया है। देखिए राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसमें क्या होता है कि यह कार्यक्रम 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी और रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को इच्छुक हैं। ठीक है, और देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी है। इस कार्यक्रम को 1993 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवा, ध्यान दीजिएगा, शिक्षित बेरोजगार युवा जो शिक्षित और बेरोजगार हैं उनके स्वरोजगार के लिए अवसर सृजित करना है। और आगे देखिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस कार्यक्रम को 2000 में आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत गांवों में मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय, देखिए गांवों की मूलभूत सुविधा के लिए कौन पैसे देंगे? राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता, मतलब केंद्र देंगे राज्य को, ताकि गरीबों का गाँव में कल्याण हो सके, मूलभूत सुविधाएं वो ले सकें। आगे मैं एक चीज़ मैं और ये बताना चाह रहा था कि आप लोग जितने भी यहाँ पे लंबे क्वेश्चन हैं उसमें से कुछ पोर्शन आप हटा सकते हैं। लंबे क्वेश्चंस मैंने इतने लंबे इसलिए बनाए हैं आंसर, ताकि आप आंसर में से कुछ काट छाट करके भी, अगर जैसे देखिए मैंने 20 लाइन में बताएं तो कम से कम आप 12 से 14 लाइन लिखने लायक बनो, इसलिए मैंने लंबा आंसर लिख दिया है। आगे देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, इस अधिनियम के 2005 में पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम बदलकर देखिए ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। इसके अंतर्गत देखिए आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। ठीक है, अब चलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए द करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी फॉर पॉवर्टी एलिवेशन है ना, इज बेस्ड ऑन 2 मेन पिलर्स। कौन कौन से? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। 2 तरह के प्रोग्राम्स हैं। देखिए प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पहले देख लेते हैं। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ गेन्ड मोमेंटम सिंस 1980 एंड फ्रॉम देन इट बिकम्स वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। बोलता है कि प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में के अंदर क्या बता रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक तरह से मोमेंटम पकड़ ली, कब से? 1980 से, मतलब तेजी आई इसमें। किस तरह से तेजी आई है? एंड देखिए देन इट बिकम्स वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये मतलब कि इतनी तेजी आई कि वो वन ऑफ द फास्टेस्ट, मतलब वर्ल्ड में जितने भी तेज ग्रोथ वाले कंट्री थे उसमें ये शामिल हो गया। और चलिए देखते हैं द ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम द ईयर 1980 टू 1989
टू 1999। तो क्या बोल रहा है कि 1970 में जो स्पीड थी इस ग्रोथ का, वो ग्रोथ रेट 1980-90 में डबल हो गया, सेकेंड 2 टाइम्स फोल्ड हो गया, है ना। आगे देखिए, द हायर ग्रोथ रेट हैज़ सिग्निफिकेंटली हेल्प्ड इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। और इससे क्या हुआ कि पॉवर्टी रिडक्शन में हमें सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला। और आगे देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेंथन्स, है ना, स्ट्रेंथन पीपल टू हेल्प देम टू गेट रीड ऑफ पॉवर्टी। बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या हुआ, लोगों को मजबूती मिला और वो गरीबी से राहत पाए, आराम पाए, निजात पाए। आगे देखिए, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में जो नरेगा का जो किया गया, उससे देखिए क्या होता है कि नेशनल फूड टू वर्क, ये सारे जो है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हैं। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, अंत्योदय, देखिए 4 यहाँ पे योजना है। और चलिए दिखाते हैं आपको, ठीक है। और ये देखिए, और में जो आपको क्वेश्चन मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का दे दिया गया था, है ना। अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो ये दूसरा का आंसर मैंने बता दिया। सेकंड का देखिए, 2 तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। एक है कि गवर्नमेंट कौन सा स्टेप्स ले रही है, और एक है कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो आप लोगों को एग्जाम में आएगा तो देख लीजिएगा कौन सा लिखना है। तो फॉलोइंग आर द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी, मैं दूसरे का आंसर बता रहा हूँ जो ऊपर क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे फिर से इंग्लिश मीडियम वाला समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग का अलग टाइप का है। अब मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ जो ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और पहले मैं इसका इंग्लिश वर्जन का आंसर दे रहा था कि गवर्नमेंट कौन सा स्टेप्स लिए हैं पॉवर्टी को दूर करने के लिए। चलिए ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। तो देखिए, और मैं इसका मैंने फॉलोइंग आर द मेन काउजेज ऑफ पॉवर्टी, चलिए देख लेते हैं। और में मैं इसका आंसर बता दिया हूँ, इंक्रीज रेट ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन। देखिए क्या हो रहा है, इन द लास्ट 45 ईयर्स द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज एट ए वॉपिंग रेट, बहुत अधिक रेट से बढ़ रहा है, मतलब कि पॉपुलेशन एन एवरेज ऑफ अप्रॉक्स 17 मिलियन पीपल्स आर एडेड एवरी ईयर टू द पॉपुलेशन। इतना लोग 17 मिलियन लोग हर साल इंडिया की पॉपुलेशन में काउंट हो जा रहे हैं। विच रेजेस द डिमांड ऑफ कंजम्पशन गुड्स कंसिडरेबली, जिससे क्या हो रहा है, कंजम्पशन का डिमांड बहुत ही ऊपर तेजी से जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, लेस प्रोडक्टिविटी इन कल्चर एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी लेवल कम होता जा रहा है, क्योंकि ड्यू टू सब डिवाइडेड एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीन है, जो कैपिटल, वो किस तरह से दिक्कत में आप खुद जानते हो। तो ये सारे एक बार पढ़ लेना क्योंकि बहुत ही लेंथी हो जाएगा वीडियो। फिर देखिए, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का जो जितना तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्ड इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैव रिजल्टेड इन लो प्रोडक्शन। क्या बोलता है कि लेस यूटिलाइजेशन के कारण क्या होता है, लेस लो प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण सभी की जो मांग है, डिमांड है, वो पूरी नहीं हो पाती। ए शॉर्ट रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बोलता है कि इन इंडिया द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ वेरी लो, जो ग्रोथ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो बहुत ही धीमी है ना। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए गुड लेवल, जो कि गुड लेवल को जो अचीव करना चाहिए लेवल, वो लेवल अचीव नहीं कर पा रहा है। देयरफॉर देयर परसिस्ट्स ए गैप बिटवीन द लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। बोलता है इससे गुड्स एंड सर्विसेज, बोलता है जिससे अगर ज़रूरत इतनी बड़ी है तो इतना डिमांड ही पूरा हो रहा है, बाकी सभी डिमांड जैसे इतना पूरा हो गया इतना खाली रह गया। ये समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो पूरा नहीं हो पा रहा है, शॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इंक्रीजिंग प्राइस राइज, क्या बोलता है कि पुअर इज बिकमिंग पुअर, और भी गरीब होते जा रहे हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूअस एंड स्टीप प्राइस राइज, क्योंकि लगातार दामों में तेजी आ रही है। इट हैज़ बेनिफिटेड ए फ्यू पीपल इन द सोसाइटी, जिससे सोसाइटी के कुछ लोगों को ही फायदा हो रहा है। तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो इससे अपने मिनिमम नीड्स को जो पूरा करना था वो कर नहीं पा रहे हैं गरीब लोग। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत सारे रीजन दे दिए, आप लोग कोई भी 5 रीजन कोई भी अच्छा जो लगे लिख दीजिएगा। एक अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ही बड़ा कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा, बेरोजगारी है ना। फिर देखिए, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड एबल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल की कमी है। तो मैंने बहुत सारे रीजन आपको दे दिए, कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखो, कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं। भारत में कृषि विपणन की प्रक्रिया को बाधाओं को लिखना है। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाउ डज इट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं। देखिए, कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी सेवाएं आ जाती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आपका वीडियो फास्ट रहता है। मैं बता दूं बच्चों कि मैं बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आप लोग देखे होंगे कि मेरे वीडियोज़ में कम समय में ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूं, तो हो सके तो आप लोग वीडियो 2 बार भी देख सकते हैं अगर ज़्यादा से एक्सप्लेन करना है, अच्छा से समझना है तो, ठीक है। मैं जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन सही करता हूँ, ठीक है। देखिए, बाधाएँ, किस तरह की बाधाएँ, चलिए देखते हैं। कृषि बाजार पर, और वीडियो इस तरह से ज़्यादा लेंदी भी नहीं होता और आपका टाइम भी ज़्यादा लगता नहीं है, इससे ये आपको फ़ायदा होता है। कृषि बाजार का अभी भी निजी क्षेत्र का प्रभुत्व है। बोल रहा है कि इसमें अभी भी देखिए, कृषि बाजार में जो है निजी क्षेत्र, मतलब कोई किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी
ऑनर का ही वहाँ पे मतलब कि प्रभुत्व है। कुल उत्पादन का केवल 10% सहकारी समिति को मिलता है। देखिए जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें से सिर्फ 10% ही सहकारी समिति को मिलता है, बाकी सभी निजी क्षेत्र को जाता है। ये सभी आपको क्या है उपज को उपभोक्ता तक पहुंचाने में क्या है दिक्कतें हैं। उचित भंडारण सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी नहीं। आपको पता होगा कि भंडारण सही तरीके से नहीं करने से अनाज खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक गांव में अच्छे से भंडारण नहीं हो पाता है। आगे देखिए क्या दे रहा है कि ग्रामीण उत्पादन का 10% उत्पादन हर वर्ष भंडारण सुविधाओं के कारण बर्बाद हो जाता है। ये मैंने अभी आपको समझा दिया क्यों इतना बर्बाद हो जा रहा है, समझ लीजिए आप। आगे देखिए आज भी 12 मासी सड़कों की कमी है। मतलब ऐसा बहुत सारे रोड है जो 12 मासों नहीं चलते हैं, कुछ स्थिति में वो बंद हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब भंडारण सुविधाएं नहीं है तो वे सही बाजार स्थितियों का इंतजार कर सके, सड़कें इतनी सही नहीं है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब बाजार में सही समय में जब जरूरत होगी तो पहुँचाने लायक रोड नहीं है। वे अपना उत्पादन विनियमित बाजारों में जाकर बेच सके, वे अपनी फसल कम कीमतों में बेचने के लिए क्या हो जाता है, लास्ट में मजबूर हो जाते हैं। आगे देखिए भारतीय किसानों में बाजार की जानकारी एवं सूचना की कमी है ना, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा की कमी है। आगे देखिए बाजार की मौजूदा कीमतों की जानकारी के अभाव में वे अपना उत्पादन कम कीमतों पर ही बेच देते हैं, ठीक है। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लीजिए क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ फार्मिंग है ना दैट सस्टेन्स एंड इनहेंसेस द इकोलॉजिकल बैलेंस। देखिए आगे इन अदर वर्ड्स दिस सिस्टम ऑफ फार्मिंग रिलाइज अपॉन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक inputs for cultivation. The traditional farming involves the use of chemical fertilizers, toxic pesticides etc. क्या बोल रहा है देखिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आपका सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट सस्टेन्स एंड इनहेंसेस द इकोलॉजिकल बैलेंस। ऑर्गेनिक फार्मिंग आखिर है क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसके तहत जो मतलब कि चीज़ों की बर्बादी कम से कम हो सके और इकोलॉजिकल मतलब पर्यावरण का जो संतुलन है वो बना रहे, है ना। इन अदर वर्ड्स द सिस्टम ऑफ फार्मिंग रिलाइज अपॉन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन, है ना। द ट्रेडिशनल फार्मिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होता है मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या फ़ायदा समझिए आप। ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होता था, है ना, जो कि भूमि को मतलब कि लैंड को ख़राब करते थे। टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स मतलब कीड़े जंतुओं को मारने के लिए ख़राब जो कि लोगों को छिड़कते टाइम भी हानि पहुंचाता था, वैसे पेस्टिसाइड्स भी यूज किए जाते थे। दैट हार्म्स इकोसिस्टम ड्रास्टिकली, जिससे इकोसिस्टम क्या होता था बहुत ही ख़राब उसका इफेक्ट्स पड़ता था। सो देखिए अब क्या होता है, सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू प्रोड्यूस टॉक्सिक फ्री फूड। लेकिन देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, ऐसे चीज़ों से निजात मिलती है ना, फॉर द कंज्यूमर्स वाइल साइमल्टेनियसली मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इससे क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी बना रहता है, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोलॉजिकल बैलेंस, और जो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है पर्यावरण का। दिस सिस्टम ऑफ फार्मिंग इनेबल्स इको फ्रेंडली सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे क्या होता है, इको फ्रेंडली सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब आगे देखिए भारत में भूक्षय के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या की। अब यहाँ भी देखिए दोनों क्वेश्चंस अलग है। यहाँ पे पूछ रहा है भूक्षय के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करें, यहाँ दे दिया एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण के फंक्शंस काम आपको बताने हैं। देखिए तो देखिए उत्तर मैंने यहाँ पे इसका दे दिया, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा है इंग्लिश मीडियम वालों को तो आंसर इसी का लिखना है, ठीक है, इसी का जो दिया हुआ है। देखिए भूमि के कणों का अपने मूल स्थानों से हटने एवं दूसरे स्थान पर एकत्र होने को भूक्षय या मृदा प्रदन कहते हैं। भूमि क्षरण का अर्थ देख लीजिए क्या है कि पोषक तत्वों की कमी के कारण मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता का नुकसान होता है, कम वनस्पति आवरण के कारण होता है, मिट्टी की विशेषता में परिवर्तन, असंतुलित होने के कारण जलवायु परिवर्तन भी होता है। देखिए इसके कारण क्या है भूमि क्षरण के, वनों की कटाई, लकड़ी, ईंधन और वन उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण तेजी से वन काटे जा रहे हैं, है ना। इससे क्या हो रहा है, मतलब कि इसको बढ़ावा मिल रहा है। आगे देखिए अतिचारण, अत्यधिक चराई का तात्पर्य मवेशी द्वारा अत्यधिक खाना खिला देने से होता है। इससे क्या होता है कि इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वनस्पतियों की कम वृद्धि हो पाती है और क्या होता है पौधों की प्रजातियों में कमी आने लगती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अतिचारण क्या होता है कि कुछ जंतु, आप लोगों को पता होगा कि जंतुओं का मवेशियों की एक आदत होता है कि आपको दिन भर उनको अगर आप चारा दे दोगे, घास काट के जितना घास दोगे ज़्यादा से ज़्यादा खाने का कोशिश करेगा। देखिए अगर आपके पास 5 रोटी डेली खाने की आदत है, मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए, तो वो डेली 5 रोटी में भी मवेशी का पेट भर जाता है। लेकिन अगर उसके पास 10 रोटी रख दीजिएगा आप डेली ला के घास के रूप में, तो उसमें से 8 रोटी खा जाएगा। तब समझ रहे 3 रोटी का बर्बादी हो रहा है, जिससे कि वनस्पति का भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। समझ में आ रहा है। आगे देखिए कृषि पद्धतियाँ, आप एक बार देख लीजिएगा, है ना, मवेशियों वाला। उससे क्या होता है मिट्टी का जो पकड़ रहता है वनस्पतियों को कम हो जाता है।
आगे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कृषि पद्धतियाँ, तो बोलता है आधुनिक कृषि पद्धतियाँ उर्वरकों और कीटनाशकों ने अत्यधिक उपयोग से भूमि की जो होती है खेती की भूमि, उसमें प्राकृतिक गुणवत्ता और उर्वरता का प्रतिकूल प्रभाव बढ़ता है, जिससे खराब होती जाती है मिट्टी। आगे देखिए औद्योगिक कारण भी दिया गया है ना, कि देश के आर्थिक विकास के लिए उद्योगों के विकास में अत्यधिक वनों की कटाई और भूमि का उपयोग इस तरह से हुआ है कि प्राकृतिक उन्होंने अपना जो प्राकृतिक गुण था वो खो दिया है। शहरीकरण भी, जैसे जनसंख्या वृद्धि और अधिक आवासीय क्षेत्र बनेंगे तो भूमि का क्षरण होगा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मैं इंग्लिश वाले मीडियम वालों को आंसर में दे रहा हूँ। इन्वायरमेंट फंक्शंस, देखिए प्रोवाइड्स द सप्लाई रिसोर्सेज, क्या क्या करता है कि सप्लाई के लिए सप्लाई का जो रिसोर्स होता है उसको प्रोवाइड्स करता है ना, देता है। द इन्वायरमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज द प्रोडक्शन करने के लिए भी रिसोर्सेज देता है। इट इंक्लूड्स बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज किस तरह के हो सकते हैं? रिन्यूएबल, जो फिर से मतलब कि प्राप्त किए जा सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिसको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकते। एग्जाम्पल देखिए, वुड फॉर फर्नीचर, वुड आपका जो है लकड़ी फर्नीचर के लिए, सोल मतलब मिट्टी, लैंड मतलब आपका भूमि। आगे देखिए दिया हुआ है सस्टेन्स लाइफ, इसका आगे क्या दिया हुआ है? द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द सन, सॉयल, वाटर एंड एयर विच आर इसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, है ना। इट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी। आगे देखिए एसिमिलेट्स वेस्ट, है ना। क्या होता है? प्रोडक्शन कंजप्शन एक्टिविटीज जनरेट वेस्ट। इससे क्या होता है? प्रोडक्शन और कंजप्शन से वेस्ट क्रिएट्स होते हैं। उससे देखिए दिस अकर्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज। इससे क्या होता है? गार्बेज ज़्यादा फॉर्म होने लगते हैं ना। द इन्वायरमेंट हेल्प्स इन गेटिंग रीड ऑफ द गार्बेज, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इन्हेंसेस द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इन्हेंसेस द, ये देखिए आपका हेडिंग है, जितने भी आपको मैं नंबर करके दिया उसके बाद फिर उसका एक्सप्लेनेशन नीचे है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए ये सारे, ठीक है। दीज एड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको करवा दिया बच्चों। आप लोग को मैंने बता ही दिया PDF कैसे मिलेगा। और ये देखिए हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को खुद पता होगा कि कैसा मैंने आपको कंटेंट दिया है। और चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग फिर से मैं बोलता हूँ, कमेंट आप लोग कर सकते हैं कि सेट 1 और सेट 2 का भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम का कंबाइंड वीडियो लाऊं या नहीं लाऊं, ये आप लोगों को कमेंट करना है। और चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।